स्वागत है सभी बच्चों का क्लास में। और पिछली बार की तरह इस बार भी चूँकि आदत सी हो जाती है कभी कभी कुछ चीज़ों की, और एक फ्लो बन जाता है किसी चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, और ये समझिए कि उसमें कुछ मज़ा भी आने लगता है। देखो, जैसे पढ़ने का थोड़ा नशा होता है, संभवतः पढ़ाने का भी उसी तरह का नशा होता है। तो जब कोई चीज़ ये होता है कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और उनके लिए भविष्य में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, तो फिर मन करता है कि ये चीज़ उनको अच्छे समझाओ। चूँकि सभी जानते हैं प्रिपोजिशन का मैटर काफ़ी हार्ड होता है, और एक एक्सरसाइज जो इससे पहले मैंने दी थी तो उससे भी तुमको पता चल रहा होगा कि उसमें कितने ज़रूरी पॉइंट आए। तो उसी के चक्कर में मैंने आज फिर ये दूसरी एक्सरसाइज ले ली है। हालांकि टॉपिक मुझको आगे बढ़ाना है प्रोनाउन का, तो वो तो मैं अब कल ही बढ़ाऊंगा, और बीच बीच में कुछ आवश्यक कार्य भी पड़ जाते हैं, जिस वजह से जो टॉपिक है वो कंटिन्यू किए नहीं मिलता। तो ये होता है कि देखो, अगर रूल्स के बजाय एक्सरसाइज अगर सॉल्व कराई जाए ज़्यादा, मैं जानता हूँ, तो वो ज़्यादा मतलब अच्छी बात होती है कि डायरेक्ट हमको कोई सेंटेंस का कॉन्सेप्ट मिल रहा है। और रूल्स में तो ये है कि अगर स्टडीली आप पढ़ रहे हो, बहुत जम करके पढ़ाई कर रहे हो, शुरुआत से बढ़िया अच्छी प्रिपरेशन और फाउंडेशन बना रहे हो, तो रूल्स तो ज़रूरी है ही है, बिना रूल्स के तो कुछ नहीं बनता। लेकिन फिर भी एक्सरसाइज शॉर्टकट तरीके से हमें प्रिपरेशन मिल जाती है, इसलिए मैंने यही सोच करके फिर एक नेक्स्ट एक्सरसाइज ले लिए, और वो प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। तो बिना देरी किए प्रारंभ करते हैं सीधे एक्सरसाइज। तो देखिए, जैसे लिखा हुआ है सम पर्सन्स, उम्मीद है कि मतलब ये दिख रहा होगा आपको। और जब कभी ऐसा हो कि थोड़ा सा रेंज, चूँकि जब बोर्ड ज़्यादा भर जाता है तो रेंज थोड़ी दूर रखनी पड़ती ताकि पूरा आ जाए। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है कि थोड़ा सा कम दिखता है या बहुत छोटा दिखता है, तो वीडियो को जूम भी करा सकते हैं और फुल स्क्रीन में वीडियो चलाइए। मतलब हाफ स्क्रीन में वीडियो ना चलाएं, फुल स्क्रीन में चलाएं तो बिल्कुल क्लियर दिखता है। क्योंकि जब मैं चलाता हूं और मेरे मोबाइल में दिखता है, तो उम्मीद है कि सबके पास यही मोबाइल होगा और इत्मीनान से दिखता होगा। सम पर्सन्स गेट जॉब्स इवन इफ दे आर नॉट वर्दी फॉर देम। तो हमें एरर को स्पॉट करना है, ढूंढना है कि इसमें एरर कहाँ है। सम पर्सन्स गेट जॉब्स इवन इफ दे आर नॉट वर्दी फॉर, कहना ये चाहता है कि कुछ लोग मतलब जॉब के लिए योग्य नहीं भी होते हैं, फिर भी उन्हें जॉब मिल जाता है। तो यहाँ पर सम पर्सन्स गेट जॉब्स इवन इफ दे आर नॉट वर्दी, यहाँ तक पूरा सही है। यहाँ पर आपका ये गलत है। एक्चुअली इस जगह पर आना चाहिए आपका ऑफ, वर्दी ऑफ होता है। हाँ, लेकिन ये होता है कि अगर क्वालिफाइड है तो क्वालिफाइड के लिए फॉर होता है, यहाँ पर ऑफ होता है। मतलब दे आर नॉट क्वालिफाइड फॉर देम होता तो बिल्कुल सही था। और इसी चक्कर में उसने ये सेंटेंस लिखा है कि ज़्यादातर ये होता है कि क्वालिफाइड फॉर, तो वर्दी फॉर, बच्चा कंफ्यूज होगा। लेकिन वर्दी के साथ में ऑफ होता है, फॉर नहीं होता है, इसलिए मिस्टेक यहाँ पर है और इसको चुना जाएगा ऑप्शन डी, और आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ ए लैंडस्केप इन अ वेरी अट्रैक्टिव वे। तो जैसा कि यहाँ देख रहे हो, डिस्क्राइब्स सीधा ऑब्जेक्ट लेता है बिना किसी प्रीपोजिशन के। जैसे डिस्क्राइब है और एक्सप्लेन है और डिस्कस है, इनमें ज़्यादा प्रीपोजिशन को लेकर के फंसाया जाता है। तो जैसे डिस्क्राइब होता है, डिस्क्राइब समथिंग टू समबॉडी, ये जरा स्ट्रक्चर आपको गौर से देखना है, ये होता है। और होता है एक्सप्लेन समथिंग
टू समबॉडी, और होता है डिस्कस समथिंग विद समबॉडी। तो यहां समझने वाली बात है कि जब डिस्क्राइब होता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, यानी सीधा ऑब्जेक्ट आता है। एक्सप्लेन होता है तो सीधे ऑब्जेक्ट आ जाता है, और डिस्कस होता है तो सीधे ऑब्जेक्ट आ जाता है। यानी इस जगह पर कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। लेकिन यहाँ प्रीपोजिशन आता है जब आप किसी चीज को डिस्क्राइब करते हो और किसी व्यक्ति के लिए करते हो, किसी व्यक्ति के सामने करते हो। ही डिस्क्राइब्ड द इवेंट टू मी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि उसने घटना का जिक्र मेरे लिए किया या मेरे सामने किया, मतलब मुझे बताया, डिस्क्राइब कर मुझे वर्णन किया उसने। जैसे हो जाता है कि ही एक्सप्लेन्ड द पोएम टू द स्टूडेंट्स, तो उसने कविता को विद्यार्थियों को समझाया, यानी कविता की व्याख्या विद्यार्थियों के लिए की, यानी विद्यार्थियों को समझाया। और डिस्कस द मैटर विद हिज सन्स, फादर डिस्कस्ड द मैटर विद हिज सन्स, मामले की चर्चा उन्होंने अपने पुत्रों के साथ की, तो वहाँ पे विद आता है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर एक मिल जाता है उससे अन्य चीज़ों को भी समझ, यहाँ एक सेंटेंस नहीं है, यहाँ आपके 12-13 सेंटेंस जरूर लिखे हैं, लेकिन उनमें ढेर सारे नियम हैं। जैसे एक ही सेंटेंस है ये, डिस्क्राइब्स अबाउट द ब्यूटी, लेकिन आपको 3 चीज़ें एक साथ मिल रही हैं। वो चीज़ आपको समझना है कि यहाँ केवल एक सेंटेंस ही नहीं है, बल्कि उसके और भी कॉन्सेप्ट हैं जो आपके सामने क्लियर हो रहे हैं। तो ये सामान्य बात नहीं है, ये असामान्य है। जो आप एक साथ इन चीज़ों को जब देखते हो तो बहुत अच्छा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, और जो भी कन्फ्यूज़न होता है वो मुझे लगता है शायद आगे के लिए बिल्कुल दूर हो जाता है। लेकिन आपको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा, और वीडियो को सेव भी कर सकते हो और उसको रिवर्स करके समझ भी सकते हो। याद रखिए कि ऐसे ही सेंटेंसेस में बच्चा फंस जाता है और उसको वहाँ सेलेक्ट करने में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि एक टाइम का प्रेशर होता है, दूसरा ये प्रेशर होता है कि अगर हमने जरा सी गलती की तो हमारा एक क्वेश्चन चला गया माइनस में। इसलिए हमको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। तो इसको ध्यान रखिए कि यहाँ कोई प्रीपोजिशन नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ प्रीपोजिशन आ रहा है जब कोई चीज़ किसी को सुनाते हो, कोई चीज़ किसी से डिस्कस करते हो, कोई चीज़ किसी को समझाते हो, कोई चीज़ किसी के लिए वर्णन करते हो। तो यहाँ डिस्क्राइब के साथ समथिंग टू समबॉडी, एक्सप्लेन समथिंग टू समबॉडी और डिस्कस समथिंग विद समबॉडी। तो इसको जरा यहाँ पर इन चीज़ों को आपको लेकर चलना पड़ेगा साथ में। तो ये मैं इरेज कर देता हूँ, बता दिया है, और दिमाग में रखिएगा। तो अब आप बिल्कुल पूरी तरह से श्योर हो जाइए कि यहाँ पर जो अबाउट है इसकी आपको नीड नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद चलते हैं ड्यूरिंग हिज टूर टू द नॉर्थ ही विजिटेड नॉट ओनली टू दिल्ली बट आल्सो आगरा। मतलब जब वो नॉर्थ के शहरों में या कंट्रीज़ में गया, नॉर्दर्न कंट्रीज़ गया या नॉर्दर्न एरियाज़ में गया, जब नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स में गया, नॉर्दर्न स्टेट्स में गया, कुछ भी आप समझ लीजिए कि कुल मिलाकर के उत्तर दिशा में गया। तो जब उत्तर दिशा की उसने यात्रा की, उस दौरान उसने केवल दिल्ली ही नहीं देखा, और दिल्ली का ही दौरा नहीं किया। विजिट माने देखना भी होता है, विजिट माने दौरा करना भी होता है। तो दिल्ली का ही केवल दौरा नहीं किया बल्कि आगरे का भी किया। अब बात यह आती है कि जब विजिटेड आपकी मुख्य क्रिया के रूप में होती है तो वह कोई प्रीपोजिशन नहीं लेती है। तो विजिटेड नॉट ओनली दिल्ली बट आल्सो आगरा। लेकिन इसमें एक पॉइंट फंसता है, जब आप ये कहोगे कि ही मेड, जब आप ये कहेंगे ही मेड ए विजिट, तब आप लिखोगे टू दिल्ली। अगर आप ये कहना चाहते हो कि ही विजिटेड दिल्ली लास्ट मंथ, तो विजिटेड आपकी मुख्य क्रिया के रूप में आएगी तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। लेकिन ये विजिट आपकी अब मुख्य क्रिया नहीं है, ये आपका नाउन है।
और जब ये नाउन बन जाएगा तो प्रीपोजिशन लेगा फिर। तो ही मेड ए विजिट टू दिल्ली, अगर यहाँ पर ये हो जाता है कि ड्यूरिंग हिज टूर टू द नॉर्थ ही मेड ए विजिट नॉट ओनली, तो टू दिल्ली आता, और जब ये टू दिल्ली आता तो बस आल्सो टू आगरा भी आता, क्योंकि नॉट ओनली बट आल्सो का एक बैलेंस होता है कि ये एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है, एक पार्ट जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच के आगे आता है दूसरा पार्ट भी उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के आगे आता है। तो अगर एक नाउन के आगे आ रहा है तो दूसरा भी नाउन के आगे आएगा, अगर एक प्रीपोजिशन के आगे आ रहा है तो दूसरा भी प्रीपोजिशन के आगे आएगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपको किसी और सेंटेंस में किसी और दिन मैं रख के बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर ये है कि हम यहाँ विजिट की बात कर रहे हैं, तो अगर विजिट आपकी मेन वर्ब के रूप में है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है, लेकिन अगर विजिट नाउन के रूप में है तो टू प्रीपोजिशन लेता है। कितनी सुंदर बात है और कितना अच्छा पॉइंट है कि फंसाने के लिए। देखो अगर हम ये कह दें कि विजिटेड के साथ में कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है और यहीं से सेंटेंस अगर खत्म कर दिया जाए तो पॉइंट फंसा रहेगा, आप कभी आगे चलकर अगर विजिट मिल जाएगा तो उलझ जाओगे। आप क्या करोगे, इसको हटा दोगे, ही मेड ए विजिट दिल्ली, ठीक, या फिर तुम्हारा मन करेगा कि नहीं ही मेड ए विजिट दिल्ली। अरे विजिट और दिल्ली कैसा लग रहा है, अजीब है, क्योंकि होता क्या है कि ये भी नाउन और ये भी नाउन, तो इन दोनों के बीच में कोई प्रीपोजिशन चाहिए जो संबंध जोड़े, तब फिर आप उस समय श्योर नहीं होंगे तो फिर वे फॉर भी लगा सकते हो, ही मेड ए विजिट इन दिल्ली ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन जब अब देख लिया है कि विजिट के बाद जब विजिट नाउन का काम करेगा आप टू लगाओगे तो श्योर हो जाएगा, कॉन्फिडेंट भी रहोगे कि विजिट जब नाउन के रूप में हो तो टू लेता है। तो इस चीज को देखिए गहराई से समझना बहुत अच्छी चीज होती है और बहुत अच्छी पढ़ाई भी होती है, एकदम से क्लियर हो रहा है। तो इन चीजों को आपको बेहतर ढंग से समझना है और आगे के लिए आपको हमेशा अलर्ट रहना है। तो यहाँ पर आपका टू गलत है, इसको आप बिल्कुल पूरी तरह हटा देंगे, क्योंकि आपकी फॉल्ट जो है इस वाले पोर्शन में है, इसको सेलेक्ट करेंगे तो स्पॉटिंग एरर हो जाएगा आपका। हिज फादर इज सिक बट ही डज नॉट लुक फॉर यू, उसके पिताजी बीमार हैं लेकिन वो उनकी देखभाल नहीं करता। तुम समझ गए होगे कि गलत क्या है। लुक फॉर माने होता है, लुक फॉर का मतलब होता है सर्च, लुक फॉर का मतलब होता है सर्च यानी खोजना, जबकि यहाँ खोजने का अर्थ नहीं है। किसका अर्थ है, यहाँ पर है लुक आफ्टर का अर्थ है, और लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, केयर यानी देखभाल करना। इसलिए गलती इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर आपको इसको हटाना है, इसके बदले आफ्टर लगाना है, तो हो जाएगा कि उसके पिताजी बीमार हैं लेकिन वह उनकी देखभाल नहीं करता है। तो लुक फॉर अलग चीज है और लुक आफ्टर अलग चीज है। तो लुक आफ्टर माने देखभाल करना, ये चीज वो डिमांड कर रहा है। इसके बाद है पांचवा सेंटेंस, आई विजिटेड हिम टू कंसल्ट विद अ डॉक्टर बट ही रिफ्यूज टू डू सो। क्या कहता है, आई एडवाइज्ड हिम टू कंसल्ट, यहाँ विजिटेड नहीं एडवाइज्ड, आई एडवाइज्ड हिम, मैंने उसको सलाह दी, टू कंसल्ट विद ए डॉक्टर, ठीक है ना, एक डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए, बट ही रिफ्यूज टू डू सो, लेकिन उसने ऐसा करने से मना कर दिया। अगर देखा जाए तो इस सेंटेंस में कहीं भी मिस्टेक नहीं है, कंसल्ट विद होता है तो वो सही लगा है, रिफ्यूज्ड के साथ इन्फिनिटिव आ रहा है, रिफ्यूज टू डू सो बिल्कुल सही है, एडवाइज्ड के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट लगा है तो भी सही है, एक ये मेन वर्ब है दूसरी वर्ब आ रही है तो इन्फिनिटिव लगा हुआ है, सही है। इसलिए इस सेंटेंस में आपका नो एरर है, इसमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं है, वो कंप्लीटली करेक्ट है, इसलिए 5 नंबर इज करेक्ट। दोज हु आर सफरिंग, 6 नंबर, दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज आर एडवाइज टू सब्स्टिट्यूट सैक्रीन बाय शुगर। गलत क्या है, ये गलत है आपका प्रीपोजिशन बाय शुगर। नियम क्या है, नियम है होता है सब्स्टिट्यूट फॉर, सब्स्टिट्यूट समथिंग फॉर समथिंग,
सब्स्टिट्यूट समथिंग फॉर समथिंग, और रिप्लेस एक इसी जगह पर रिप्लेस आता है, रिप्लेस समथिंग और बाय समथिंग। कहने का मतलब ये है कि अगर रिप्लेस हो, देखो सब्स्टिट्यूट माने भी होता है स्थान परिवर्तन करना, किसी चीज को या व्यक्ति को किसी के स्थान पर मतलब स्थायी बनाना या सेट करना, निर्धारित करना। और रिप्लेस की मतलब होता है किसी का स्थान बदलना। तो जब सब्स्टिट्यूट समथिंग हो तो फॉर समथिंग, और जब रिप्लेस समथिंग हो तो बाय समथिंग। अगर यहाँ पर होता बट एडवाइस टू रिप्लेस सैकरीन बाय शुगर तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ है एडवाइज टू सब्स्टिट्यूट सैकरीन, तो यहाँ पर क्या होगा फॉर। तो सब्स्टिट्यूट सैकरीन फॉर शुगर। तो यहाँ पर ये है कि सब्स्टिट्यूट समथिंग फॉर समथिंग। तो फॉर और बाय का रूल यहाँ पर है। सैकरीन का मतलब होता है कोई अन्य मीठी चीज जिसमें चीनी जैसा स्वाद हो, वो सैकरीन होता है। और शुगर एग्जैक्टली शुगर होता है। तो जो डायबिटीज वाला पेशेंट होता है उसको शुगर डायरेक्टली बिल्कुल हार्मफुल है, नुकसानदायक है। हाँ, उसके बदले कोई अन्य मीठी चीज, साधारण कोई आयुर्वेदिक हो, कोई ऐसी चीज, तो वो ले सकता है। तो सब्स्टिट्यूट सैकरीन फॉर शुगर ये बता रहा, वो रिप्लेस होता तो बाय लग जाता। अब मैं काम करता हूँ, 6 नंबर तक हो गया है, तो इस 6 नंबर वाले पोर्शन तक मैं इरेज कर देता हूँ। तो आपको ही थोड़ी सुविधा आएगी कि मैं कोई चीज़ समझाना चाह रहा हूँ तो मैं उसको ऊपर के पोर्शन में ले लूँगा और आपको इजीली वो चीज़ समझ में आएगी। अब चलते हैं आगे। दिस बुक डील्स इन द बर्निंग प्रॉब्लम्स आवर कंट्री इज फेसिंग एट प्रेजेंट। समझ रहे होंगे कि यहाँ पर किस पॉइंट की हम बात करेंगे। हम बात करेंगे डील्स इन, और बात करेंगे डील्स विद, इन दोनों की बात करेंगे। इसका मतलब होता है व्यापार करना, इसका मतलब होता है बर्ताव करना, ये चीज होती है। इसमें एक चीज और होती है, मतलब एक होता है डील्स विद द सब्जेक्ट, ये बताना और जरूरी है, डील्स विद द सब्जेक्ट। अब जैसे हम कहते हैं कि ही डील्स इन राइस, तो इसका मतलब होता है कि वो चावल का व्यापार करता है, ना कि बर्ताव करता है। और जब डील्स विद, जैसे ही डील्स वेल विद हिज कस्टमर्स, तो ये होता है कि वह अपने ग्राहकों से अच्छा बर्ताव करता है। तो डील्स के साथ विद जब आता है तो व्यवहार से मतलब रखता है, और डील्स इन आता है तो वो बर्ताव से मतलब होता है। और एक डील्स का मतलब और होता है, डील्स का मतलब होता है किसी विषय की बात करना, यानी बर्ताव करना। कैसे? दिस बुक डील्स इन द बर्निंग प्रॉब्लम्स, अर्थात यह पुस्तक ज्वलंत समस्याओं की चर्चा करती है या बात करती है, आवर कंट्री इज फेसिंग एट प्रेजेंट, जिनका हमारा देश वर्तमान में सामना कर रहा है। तो इन तो समझ गए होंगे कि इन नहीं होगा, क्या होगा? विद होगा। अब वो चाहे ये समझ लीजिए चाहे ये समझ लीजिए, इसको मैंने इसलिए जोड़ा कि ये व्यक्ति से भी हो सकता है, डील्स विद समबॉडी, डील्स विद समबॉडी भी होता है, और डील्स विद द सब्जेक्ट भी होता है। अगर कोई टॉपिक है, कोई विषय है, जैसे कभी कभी होता है कि दिस पोएम डील्स विद नेचर, अर्थात यह कविता प्रकृति का वर्णन करती है, प्रकृति का बर्ताव करती है, प्रकृति की बातें करती है, अर्थात इसमें प्रकृति का वर्णन किया गया है इस पुस्तक में, इस पोएम में। तो दिस पोएम डील्स विद द नेचर, डील्स विद नेचर,
तब यहाँ पर विद और नेचर एक पॉइंट होता है, एक टॉपिक होता है, तो उस हिसाब से डील्स विद भी रहता है। और डील्स विद समवन, किसी व्यक्ति से बर्ताव करना, तब भी बच जाता है। लेकिन जब इन आता है तो एकदम डिफरेंट सेंस हो जाता है। डील्स इन माने होता है व्यापार करना, कोई व्यवसाय करना। इसलिए याद रखिए यहाँ डील्स इन की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर सीधे इसको हटा करके डील्स विद द बर्निंग प्रॉब्लम्स। तो ये जो किताब है वह जो है उन समस्याओं का बर्ताव करती है या की चर्चा करती है जिनका वर्तमान में हमारा देश सामना कर रहा है। तो यहाँ पर विद, आपका ये पार्ट गलत है। द डिबेकल ऑफ द पार्टी एडमिट्स नो अदर एक्सप्लेनेशन देन इट्स पुअर परफॉर्मेंस। ये भी एक पॉइंट के साथ दूसरा और तीसरा ये पॉइंट शामिल हैं जिन्हें आपको गौर से समझना पड़ेगा। डील्स इन ही केवल नहीं, डील्स विद भी है, डील्स विद समबॉडी, डील्स विद द सब्जेक्ट। तो ये चीज केवल ये ना समझिए कि सिर्फ 13 सेंटेंस हैं तो 13 ही सेंटेंस हैं। सबसे ज्यादा जरूरी रहता है मेरी क्लास में ये कि रूल्स क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है और उसका क्लियरेंस और एक्सप्लेनेशन कैसा है। अगर ये चीज आप अच्छे से पकड़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि हर पढ़ने वाले लड़के को ये लगेगा कि ये एक बेस्ट क्लास है। लेकिन जो टाइम पास करने के लिए मेरी क्लास देखता है या वो काफ़ी डिजिटल डिमांड रखता है, काफ़ी फैशनेबल चीज़ चाहता है, तो सॉरी वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। मैं भी सिंपल, मेरी क्लास भी सिंपल और मेरे इंस्ट्रूमेंट भी सिंपल, लेकिन कॉन्सेप्ट डीप मिलेगा आपको, मतलब एक्सप्लेनेशन आपको पूरा मिलेगा। जहाँ तक मेरी कोशिश रहती है कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, वो ज़रूर मैं प्रयास रखता हूँ। बाकी चीज़ों की मैं कोई गारंटी नहीं लेता कि ये व्यवस्था, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा आपको फील हो रहा होगा देखने में, बस ज़रा सा क्लिक किया सब आ गया, ऐसा नहीं है। ये है कि मैं मेहनत से लिख ज़रूर देता हूँ इसमें कि आपको आसानी से मैं समझा सकूँ। तो लेट्स प्रोसीड। नेक्स्ट सेंटेंस है द डिबेकल ऑफ द पार्टी एडमिट्स नो अदर एक्सप्लेनेशन देन इट्स पुअर परफॉर्मेंस। एक्चुअली यहां पर एडमिट्स के साथ में एक प्रीपोजिशन आएगा, एडमिट्स ऑफ। देखिए एडमिट्स ऑफ या एडमिट इनटू और ये एडमिट टू, ये तीनों प्रयोग में आते हैं। कब आते हैं? एडमिट का मतलब यहां पर होता है कैन हैव, यानी अपने पास में कुछ रख सकना, इसका यहां पर यही अर्थ है। एडमिट्स के बाद में यहां ऑफ आएगा। द डिबेकल, डिबेकल मानने होता है हार या पराजय, ऑफ द पार्टी, पार्टी की जो हार है, एडमिट्स ऑफ नो अदर एक्सप्लेनेशन, अर्थात कोई व्याख्या नहीं रख सकता है, देन इट्स पुअर परफॉर्मेंस, अपने कमजोर प्रदर्शन की अपेक्षा। तो चूंकि पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा वो बहुत कमजोर रहा, बिल्कुल बेकार रहा, इसके अलावा और पार्टी के पास कोई व्याख्या करने के लिए तथ्य नहीं है, कहना ये है। तो एडमिट का मतलब स्वीकार करना भी होता है, लेकिन एडमिट का मतलब स्वीकार, जैसे होता है ही एडमिटेड मी इनटू द रूम। अब इसमें एडमिटेड का मतलब क्या होता है? ही एडमिटेड मी इनटू द रूम, उसने कमरे में मुझे स्वीकार किया, अर्थात कमरे में मेरा प्रवेश कराया, ये एडमिटेड इनटू आएगा। लेकिन जैसे हो जाता है कि आई वॉज एडमिटेड टू दिस इंस्टीट्यूशन, तो ये प्रयोग अलग। आई वॉज एडमिटेड टू दिस इंस्टीट्यूशन, इस संस्था में मेरा दाखिला हुआ, मुझे प्रवेश मिला। आई वॉज एडमिटेड, मैं इस संस्था में भर्ती किया गया। तो कहीं पर अगर आप एडमिट किए जा रहे हो, भर्ती किए जा रहे हो, तो ऐसे में पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनेगा और एडमिटेड टू होगा। आप या वो किसी को एडमिट कर रहा है तो फिर
लेकिन एडमिट कर रहा तो किसी जगह किसी प्लेस। अब जैसे द प्रिंसिपल एडमिटेड मी इनटू हिज इंस्टीट्यूशन, तो फिर ऐसे बनेगा, उसने मुझे प्रवेश कराया। लेकिन अब ये आई वॉज एडमिटेड टू दिस इंस्टीट्यूशन, तो फिर ऐसे में ये आएगा। और एडमिट्स ऑफ, ये एडमिट ऑफ का मतलब कैन हैव, और कैन हैव माने रखना, वो भी एक स्वीकार करने का अर्थ है। लेकिन कितना बारीक है और कितना कंफ्यूजिंग है कि एडमिट ऑफ कैन हैव, एडमिट इनटू किसी रूम, कक्ष, संस्था आदि में प्रवेश करना, और किसी रूम, संस्था, संस्थान आदि में प्रवेश किया जाना, तो ये तीनों में अंतर है। अब गौर करना तुम्हारा काम है, समझना तुम्हारा काम है। एंड आई एम रेडी टू एक्सप्लेन इट अगेन इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन। यदि तुम्हारे पास कोई कंफ्यूजन बचता है और फिर आपके लिए प्रश्न कोई खड़ा होता है, तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए और मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर इसके बाद है इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी बिजी एट डोमेस्टिक वर्क शी सेव्स टाइम टू द विजिटर्स। अब देखिए इसका क्या होता है, सेव्स मतलब save something for something, something। और एक ये भी होता है सेव फॉर समथिंग, केवल ऐसे करके आ जाता है सेव फॉर समथिंग। और एक होता है सेव समबॉडी फ्रॉम समथिंग। और जब ये तीनों चीजें यानी जितने उसके आसपास के रूल्स होते हैं और पॉइंट्स होते हैं, वो सब जब एक साथ लिए जाते हैं तब बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है। सेव समथिंग फॉर समथिंग, जैसे वी शुड सेव मनी फॉर फ्यूचर, तो वी शुड सेव और फिर मनी, समथिंग की जगह आ गया मनी, और फॉर फ्यूचर, तो वी शुड सेव मनी फॉर फ्यूचर, तो सेव समथिंग फॉर समथिंग, एक तो हो गया। वी शुड सेव फॉर मनी, और फिर यहां ऊपर आ गया जिसे वी शुड सेव, एक मिनट, वी शुड सेव फॉर, वी शुड सेव फॉर बैड डेज, मतलब बुरे दिनों के लिए हमें बचत करनी चाहिए। तो केवल इतना भी होता है सेव फॉर, सेव फॉर, और सेव फॉर जैसे आ रहा है तो अगेंस्ट द रेनी डे भी होता है, और अगेंस्ट द रेनी डे का सेंस होता है फॉर बैड डेज, यानी बुरे दिनों के लिए। अगेंस्ट द रेनी डे ये ईडियम है, और उस ईडियम का सिंपल जो सेंस होता है वो होता है फॉर बैड डेज, बुरे दिनों के लिए। तो इसलिए सेव आएगा तो आपका फॉर होगा, सेव फॉर होगा, अगेंस्ट नहीं होगा यहां पर। तो ये हो गया वी शुड सेव फॉर बैड डेज। और ये होता है वी शुड सेव समबॉडी फ्रॉम समथिंग, जैसे ही सेव्ड मी फ्रॉम बीइंग ड्रॉन्ड, उसने मुझे डूबने से बचा लिया, तो ही सेव्ड और फिर आएगा मी और फ्रॉम बीइंग ड्रॉन्ड, डूबने से मुझे बचा लिया। तो ऐसे करते हो तो सेव समथिंग फॉर समथिंग, सेव फॉर समथिंग और सेव समबॉडी फ्रॉम समथिंग। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी बिजी एट डोमेस्टिक वर्क शी सेव्स टाइम टू द विजिटर। टू तो बताया नहीं कहीं, इसलिए इस टू की जगह है क्या होगा, सेव्स टाइम। अब देखो सेव्स समथिंग फॉर समथिंग, अब फॉर समवन भी है, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आपको लाना पड़ेगा फॉर, क्योंकि समथिंग फॉर
और समथिंग, और ये फॉर, समथिंग फॉर, समथिंग फॉर, और यहाँ पर ये आपका क्या है, समथिंग फॉर। तो यहाँ पर आ जाएगा शी सेव्स टाइम फॉर द विजिटर्स, ये चीज आ जाएगी। हाँ, क्या है, सीधा सेंस है, जो आगंतुक हैं उनके लिए समय बचाती है, ठीक। तो यहाँ पे फ्रॉम भी नहीं आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा तो आपके पास यही दो ऑप्शन बचते हैं, यानी फॉर। तो ये चीज आपके लिए बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर फॉर आएगा, फ्रॉम तो एक अलग सिचुएशन हो गई, और इस तरह से आपको तीन सिचुएशन देखना, तीनों में खुद ही डिसाइड कर लोगे कि वहां पे फॉर आएगा। द कैप्टन डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स एमंग आवर फ्रेंड्स हु हैड इनवाइटेड हिम। ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट है, 1 मिनट का इंतजार करके जरा आप इसको देख लीजिए। एमंग और एमंगस्ट, और एमंगस्ट, ये जो होते हैं ना, तो ये दोनों का मतलब एक ही होता है, और दोनों दो से ज्यादा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बस ये होता है कि अगर एमंग द बॉयज है, यानी कोई नाउन आ रहा है जिसमें द का प्रयोग किया गया है, तो एमंग भी लग जाएगा, एमंगस्ट भी लग जाएगा, एमंग द बॉयज, एमंगस्ट द बॉयज। पहले ध्यान से सुन लेना, वरना समझ में नहीं आएगा। अगर कोई नाउन आ रहा है और नाउन के साथ में द लगा है, क्योंकि नाउन होगा तो द लगा ही होगा, तो आपका दोनों लग सकता है। पर इसमें अंतर कहां है, अगर कोई ऐसा प्रोनाउन आ रहा है कि एमंग देम है, मान लीजिए, तो फिर केवल ये आएगा, फिर ये नहीं आएगा। और एमंग अस है या फिर अवर फ्रेंड्स है, तो फिर आपका यही आएगा। कुल मिलाकर के एक ऐसा शब्द जिसके शुरुआत में कंसोनेंट हो तो एमंग लाना चाहिए, और एक ऐसा शब्द जिसके प्रारंभिक अक्षर का, यानी प्रारंभ में जो अक्षर हो वो वॉवेल हो, और वॉवेल के साथ में वॉवेल का स्वर भी निकल रहा हो, जैसे आ निकल रहा है और आ निकल रहा है, इसमें दा निकल रहा है, तो एमंग देम ये सुटेबल है ग्रामर बेस पर, और एमंगस्ट अस और एमंगस्ट आवर फ्रेंड्स, तो फिर ये सुटेबल है। और दोनों कहां पे सुटेबल है, दोनों तब सुटेबल है जब कोई आगे ऐसा नाउन लिखा हो जिसके साथ में द आ रहा हो, तो फिर एमंग द बॉयज, एमंग द स्टूडेंट्स, एमंगस्ट द स्टूडेंट्स, एमंगस्ट द बॉयज, फिर ऐसे चलेगा। अंतर सिर्फ इतना है कि अगर कोई कंसोनेंट है, ठीक, यहाँ पे द आ रहा है तो एमंग देम, और अगर कोई वॉवेल है और वॉवेल जैसा प्रोनाउंस भी हम कर रहे हैं तो एमंगस्ट अस और एमंगस्ट आवर फ्रेंड्स। कहीं पर भी मिले दोनों तो ये ट्राई करके देख लेना, सिचुएशन यही दोनों मिलेंगी, और दोनों अगर लग सकते होंगे वहां तो फिर आर्टिकल द लगा होगा। ये जरा ध्यान करना, और कुछ डिफरेंट मिले तो मुझको जरूर कमेंट करके बताना कि सर यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट मिला है, तो मैं भी उसको जरा देखूंगा, सर्च करूंगा, हो सकता है कोई अन्य कोई सिचुएशन हो, लेकिन 99% ये सिचुएशन आपको मिलेगी। इसलिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि एमंग और आवर आ से शुरू है, इसलिए यहाँ एमंग नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एमंगस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा द कैप्टन डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स एमंगस्ट आवर फ्रेंड्स हु हैड इनवाइटेड, ये होना चाहिए। इसके बाद है द ब्राइड सेड दैट शी वुड नॉट। यहाँ पर थोड़ा सा गौर करने की बात यह है कि मुझसे ही इरेज हो गया है टच करने की वजह से, इतना ज़्यादा मैं भी नहीं ध्यान दे पा रहा। तो अगर द ब्राइड सेड दैट शी वुड नॉट मैरी द मैन ओवर 35। जब हमारे सामने सेंटेंस होता है तो थोड़ा उसको ढूंढने में, जब हम अकेले होते हैं और एरर को स्पॉट कर रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं, तो वहां पर फिर हमको बहुत ज़्यादा मतलब टीजिंग होती है, काफ़ी परेशानी होती है, अनईजी फील करते हैं, क्योंकि उसमें समझ में नहीं आता कि ये कहाँ पर सही कर दें, और जब बस नहीं चलता तो कहीं पर गलती निकाल देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ओवर 35, यहाँ पर ये करके दुल्हन ने कहा कि वह 35 से ऊपर वाले व्यक्ति के साथ शादी नहीं करेगी। ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा ओवर एज
और या फिर अंडर एज। कुल मिलाकर जब एज आता है तो ओवर या अंडर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन एज की जगह पर, अगर एज की जगह पर कोई डिजिट दी हो, डिजिट या हम कह दें नंबर नेम दिया हो, अगर नंबर नेम दिया हो, नंबर नेम का मतलब जैसे यहीं पर दिया है ये 35, यहाँ एज नहीं ले, अगर एज लिखा होता तो ओवर एज बिल्कुल सही था, क्योंकि ओवर एज और अंडर एज ऐसा चलता है फ्रेज, पर ओवर 35 और अंडर 35 ऐसा नहीं चलता। फिर क्या चलता है, जब डिजिट या नंबर दिया हो तो फिर एबव और बिलो, फिर ये चलता है। कितना कॉमन है देखिए, जबकि हम पढ़ते यही रहते हैं, अंडर एज ओवर एज बोलते भी रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं पढ़ते कि एबव एज बिलो एज, ये नहीं पढ़ते हैं। हाँ, एबव 35 बिलो 35 ये जरूर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ओवर का सेंस आया है, चूंकि इसलिए ओवर 35 तो करेंगे, 35 तो रहेगा, क्योंकि उसने क्लियर कर दिया है कि 35 से ऊपर उम्र वाले व्यक्ति के साथ वो शादी नहीं करेगी। तो 35 आपको दिखाना है तो इसको चेंज करना पड़ेगा, इसकी जगह ये लगाना पड़ेगा एबव 35 और सही हो जाए। बात देखिए कोई नई नहीं है, बिल्कुल प्रीपोजिशन की ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है। तो ओवर चेंज करो और एबव करो। इसके बाद चलते हैं, द इन्विटेशन कार्ड सेज दैट सतीश मैरीज विद सुनीता नेक्स्ट मंथ। यहाँ पर क्या है, अभी आपने इसके ऊपर वाले में देखा है कि मैरी के साथ में कोई प्रीपोजिशन नहीं है, तो तुरंत मैंने नीचे उसी तरह का सेंटेंस लिया ताकि तुमको समझने में मदद मिले। और यहाँ पर आप समझो कि मैरी के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, लेकिन आता भी है। जब देखिए मैरी और वेड माने शादी कर रहा हूं तो मैरी मान सकते हैं, ये जब आते मुख्य क्रिया के रूप में, यानी ये जब मेन वर्ब के रूप में हो, ठीक, मेन वर्ब हो तो सीधा ऑब्जेक्ट लेता है, बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता। तो आप समझ गए होंगे कि यहां पर जो मैरीज लिखा है ये विद नहीं लेगा, मैरीज सुनीता हो जाएगा। जैसे हम ये कह दें कि सुरेश मैरिड और फिर गीता, ये सही है। जैसे हम कहें सुरेश और वेड्स गीता, ये सही है। तो ये बिल्कुल सही है। जब ये मुख्य क्रिया के रूप में होगी तो कोई ऑब्जेक्ट, कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। सुरेश मैरिड गीता, सुरेश ने गीता से शादी की, या गीता मैरिड सुरेश तो भी सही है, गीता वेड्स सुरेश तब भी सही है, सुरेश वेड्स गीता तब भी सही है। अब प्रीपोजिशन कब आता है, प्रीपोजिशन तब आता है जब हम इसको पैसिव में बनाते हैं, यानी जैसे ही वॉज मैरिड टू सुनीता, अब आपका प्रीपोजिशन लगेगा। अर्थात इसका नियम होता है बी प्लस मैरिड और प्लस टू और या विद और फिर प्लस आपका कोई ऑब्जेक्ट होगा। ये स्ट्रक्चर देख लीजिए, यानी कुल मिलाकर के पैसिव फॉर्म में होता है। टू कब होता है, जब कोई मेल जेंडर फीमेल से शादी करता है तो टू होता है, और जब कोई फीमेल जेंडर, ऐसे सुनीता वॉज मैरिड, तो फिर यहां पर आ जाएगा विद सुरेश, सुरेश आ जाए या ही आ जाए या हिम आ जाए। तो सुनीता वॉज मैरिड विद सुरेश और सुरेश वॉज मैरिड टू सुनीता, ऐसे में टू या विद चलता है। लेकिन अगर चूंकि यहां पर मुख्य क्रिया ये बन जाती है, ये आपकी थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल बन जाती है, तो ऐसे में प्रीपोजिशन आता है। लेकिन अगर जिस सिचुएशन में ये रखा है, इस सिचुएशन में नो प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड, यहां पर विद हटा देंगे और सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा। लास्ट सेंटेंस बचा है, बहुत काम की चीज है और बहुत काम की क्लास है। द काउंसिल डज नॉट होल्ड इटसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस और डैमेज टू एनी आर्टिकल।
नियम ये है कि जब दो शब्द ऐसे दिए हों जब दोनों अलग अलग प्रकार का प्रीपोजिशन एक्सेप्ट करते हों, तो फिर दोनों के साथ में प्रीपोजिशन को शो करना बहुत ज़रूरी है। पिछले वीडियो में मैंने एक सेंटेंस दिया था जिसमें लिखा था कि ऐसे एनिमल्स मतलब विदाउट एनी एफर्ट कैन लिव इन वाटर एंड लैंड, उसमें यह दिया गया था। तो इन वाटर यानी पानी में रह सकते हैं और ज़मीन पर रह सकते हैं। तो वाटर के साथ इन आना चाहिए लेकिन ज़मीन के साथ ऑन आना चाहिए। तो ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो लॉस के साथ में ऑफ आता है और डैमेज के साथ में टू आता है। तो डैमेज के साथ में टू बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन लॉस के साथ में ऑफ नहीं दर्शाया गया है। तो इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ और डैमेज टू। तो डैमेज टू लेगा ये हो जाएगा और लॉस ऑफ लेगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो ये और से पहले यहाँ पर ऑफ देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया गया। अगर आप ये बात पकड़ सकते हैं एरर में तो बिल्कुल सही पकड़ लेंगे और आपका सेंटेंस भी सही हो जाएगा। तो ये चीज़ को बहुत ध्यान, जब एंड से या और से दो ऐसे शब्द जुड़े हों जो अलग अलग प्रीपोजिशन लेते हों तो फिर उन दोनों के साथ में प्रीपोजिशन को शो करना बहुत ज़रूरी है। बस वहीं पर गलती हो जाती है। और चूंकि वो ऐसे लिख देते हैं और ऐसे फ्लो में लिखा होता है कि जल्दी पकड़ में नहीं आता। अगर उसको आप कैप्चर कर लेते हैं तो बिल्कुल निश्चित तौर पर आप वो सेंटेंस सही करके आएंगे और उसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। तो टाइम चूँकि काफ़ी हो चुका है और काफ़ी आपने भी मेहनत की देखने में, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप लाइकिंग। और मेरे तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड गुड बाय।